F12 टैली में ये की जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण की है। और F12 ये की फंक्शन की जो है इसे प्रेस करके हम अलग अलग टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस टैली में कर सकते हैं। बहुत सारे रिपोर्ट के फॉर्मेट को हम चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से उसका लुक है वो लुक को हम चेंज कर सकते हैं, कुछ कॉलम ऐड कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि F12 का बैलेंस शीट, ये जो रिपोर्ट है बैलेंस शीट नाम की रिपोर्ट में F12 की से हम क्या क्या कलाकारी कर सकते हैं। तो ये कलाकारी सीखने के लिए हम सीधे चलते हैं टैली स्क्रीन की तरफ। ये है हमारा टैली का स्क्रीन। यहाँ पे मैं बैलेंस शीट में जाता हूँ और बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगर नाम का एक बटन दिख रहा है। आप कीबोर्ड के ऊपर भी F12 प्रेस कर सकते हैं। मैं जानबूझ के आपको माउस से ऑपरेट करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि मैं अगर कीबोर्ड पे F12 प्रेस करूँगा तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगर ये बटन क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, हम एक एक ऑप्शन को यहाँ पे सीखेंगे। शो वर्टिकल बैलेंस शीट, सबसे पहले मैं इसे यस करता हूँ। तो शो वर्टिकल बैलेंस शीट यस करने के बाद बाकी मैं कोई चीज़ यहाँ पे बदल नहीं रहा हूँ। अब आप देखिए ये मेरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज हो गया है। यहाँ पे लिखा है सोर्सेस ऑफ फंड्स और नीचे लिखा है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो सोर्सेस मतलब लायबिलिटी और एप्लीकेशन मतलब एसेट्स। तो यहाँ पे ये बैलेंस शीट मेरी वर्टिकल हो गई है। पहले हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट थी मेरी, मतलब लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में लायबिलिटीज़ और राइट में एसेट्स थे। अभी टॉप एंड बॉटम हो गया, मतलब अपर पार्ट, टॉप पार्ट जो है उसमें लायबिलिटीज़ है और लोअर पार्ट या बॉटम पार्ट में मेरे एसेट्स है। तो ये दिखने का फ़र्क है, बाकी आंकड़े वही रहने वाले हैं, आपके आंकड़े बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। फिर से मैं कीबोर्ड के ऊपर अभी F12 करता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया नो। अब प्रॉफिट और लॉस बोथ एज लायबिलिटी, आपको प्रॉफिट है या लॉस है दोनों को आपको लायबिलिटी साइड में ही दिखाना है क्या। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो लॉस है वो लॉस आपका लायबिलिटी साइड में ही चला जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली प्रॉफिट है इसलिए आपको कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा है। अगर ये लॉस होता तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट एसेट में रहता, और अगर आप इस फीचर को यस करेंगे तो ये लॉस होने के बावजूद भी लायबिलिटी साइड में आके माइनस हो जाता कैपिटल में से। तो आप प्रेजेंटेशन के लिए ये इस तरह का चेंज कर सकते हैं कि लॉस होगा तो भी लायबिलिटी साइड में ही माइनस फिगर दिखाओ, अगर प्रॉफिट है तो लायबिलिटी साइड में पॉजिटिव फिगर। इसके बाद में इसे मैं कर देता हूँ नो। शो परसेंटेजेस, ये हमारे काम की चीज़ है एनालिसिस करने के लिए। जिस फीचर की हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है डेटा एनालिसिस इन टैली ERP9। तो यहाँ पे ये हमारे काम की चीज़ है। मैं करता हूँ इसे यस। यस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये परसेंटेज मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 3.06%, उसके बाद 36.16%, 9.61%, 0.06%, 51.11% और नीचे दिया है 100%। ये यहाँ पे भी 100% है और यहाँ पे भी 100% है। तो ये जो परसेंटेजेस निकले हैं, ये परसेंटेजेस में बेस कौन सा है? इसमें बेस है हमारा बैलेंस शीट की टोटल। तो आपकी जो भी बैलेंस शीट की टोटल है उसी को इसने बेस कंसीडर किया है। अब ये जो 3.06% निकला है, ये कैसे निकला है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर शुरू करता हूँ Ctrl+N प्रेस करके। अब ये 1 लाख मतलब टोटल ऑफ बैलेंस शीट का कितना परसेंट है ये मुझे निकालना है। ये 1 लाख लिखा मैंने नीचे, डिवाइडेड बाय टोटल मैं लिखूंगा यहाँ पे 32,70,953.01 और मल्टीप्लाइड बाय करूंगा 100, तो ये परसेंट आ जाएगा मेरा। यहाँ पे देखिए 3.057, मतलब ये राउंड ऑफ करके 3.06 हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 लाख डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट की टोटल, उसके बाद ये जो है 11,82,000 ये डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट की टोटल, उसके बाद 3,14,333.58 डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट की टोटल। तो ये रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे ही एसेट में भी वैसे ही हुआ है। तो ये एनालिसिस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उपयोग क्या है इसका, परसेंटेज लेके हम करेंगे क्या। यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स है,
जैसे फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट मैं अगर देखूंगा, इन्वेस्टमेंट देखूंगा और करंट एसेट देखूंगा, ये तीन चीज़ें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि मेरी बैलेंस शीट की जो टोटल है, मतलब मेरे टोटल एसेट्स जितने भी है, 32 लाख के मेरे टोटल एसेट दिख रहे हैं, 32 लाख में से 22 लाख रुपए मेरे करंट एसेट में है, मतलब 67% मेरा जो है ये करंट एसेट है, और 5.15% ये मेरा फिक्स्ड एसेट्स है। तो फिक्स्ड एसेट्स मेरे बहुत ही कम है, करंट एसेट मेरे बहुत ज़्यादा है, और आप अगर इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 27.22% मेरी टोटल एसेट्स में से इन्वेस्टमेंट है। अब ये कम है, ज़्यादा है, इसका क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, इस बारे में फ़िलहाल हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको एनालिसिस करना है तो ये एनालिसिस में आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, टैली आपको खुद ही परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखा देगा। करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट, इसमें क्या अंतर होता है मुझे आशा है आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। करंट एसेट मतलब ऐसे एसेट जो कि नॉर्मली सामान्य रूप से 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, होते हैं नॉर्मली। तो मेरे पास 32 लाख रुपए के एसेट है टोटल, उसमें से सिर्फ 1,68,000 रुपए के एसेट जो है वो फिक्स्ड एसेट है। 32 लाख के एसेट में मेजर जो शेयर है मेरा 67% वो है करंट एसेट्स का, और 8,90,000 मतलब 27% मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके बिजनेस में किस तरह से आपके एसेट क्रिएट हो रहे हैं। अगर कोई आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बिजनेस देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बिजनेस, तो वहाँ पे हो सकता है कि फिक्स्ड एसेट का अमाउंट हेवी हो, मोर देन 50% आपका फिक्स्ड एसेट का अमाउंट हो, क्योंकि वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा पैसा लग सकता है। जैसा अगर हम बात करेंगे रिलायंस जियो की, तो रिलायंस जियो की बैलेंस शीट में आपको बहुत सारा फिक्स्ड एसेट दिखेगा, क्योंकि रिलायंस वालों ने सबसे पहले टावर लगाए, ऑप्टिकल फाइबर्स की केबल डाली, इन्वेस्टमेंट किया, मशीनरीज लगाई, तो ये सारी चीज़ें जो है ये फिक्स्ड एसेट में चली जाएगी। तो आप यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं, आप बड़े आसानी से परसेंटेज देख सकते हैं और उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर से मैं करता हूँ F12, परसेंटेज को फिलहाल मैं नो करता हूँ। शो वर्किंग कैपिटल फिगर्स, शो वर्किंग कैपिटल फिगर्स में क्या होता है कि आप यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, बेसिकली करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आप अभी की बैलेंस शीट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये करंट एसेट का फिगर जो है वो अलग से दिख रहा है, और करंट लायबिलिटीज का फिगर भी अलग से दिख रहा है। करंट एसेट्स हमारा एसेट साइड में है और करंट लायबिलिटीज लायबिलिटी साइड में है। अब अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे, बहुत बार ये एनालिसिस करने की भी हमें ज़रूरत होती है कि हमारा वर्किंग कैपिटल कितना है। तो आपकी बैलेंस शीट में वर्किंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहे तो ये आसानी से कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर के भी। आप F12 करेंगे यहाँ पे, और F12 करने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ यस करने के बाद बाकी कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, मैं एंटर करूँगा। अब यहाँ पे टैली ने मुझे इधर का जो करंट लायबिलिटी का फिगर था वो गायब कर दिया, इधर करंट एसेट का फिगर था वो भी गायब कर दिया, और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मुझे दिखा दिया है। अब ये 22 लाख माइनस 3 लाख जो फिगर था वो कैलकुलेट करके 18,97,781.97 ये फिगर टैली ने मुझे दिखा दिया है। यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर करने के बाद आपको ये करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज ये फिगर यहाँ पे दिख रहा है। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के फिगर भी आपको यहाँ पे आ चुके हैं। मैं फिर से बैलेंस शीट में जाता हूँ। बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ पे मैं अगर डिटेल लूँगा तो डिटेल लेने के बाद भी ये मुझे सारे फिगर्स दिखा देगा। तो बहुत बार आपको वर्किंग कैपिटल देखना है, आपका अगर कैश क्रेडिट अकाउंट है, सीसी अकाउंट है, तो वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल देखने की ज़रूरत होती है लगातार, क्योंकि आपके वर्किंग कैपिटल के अनुसार, उस कैलकुलेशन के अनुसार ही आपको सीसी लिमिट मिलने वाली है, और उसकी ड्राइंग पावर भी उतनी ही रहने वाली है। तो ये ड्राइंग पावर आपकी सही चल रही है कि नहीं है, आपकी बैलेंस शीट में जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उतनी ही सीसी लिमिट आपकी है या उससे कम है, उससे ज़्यादा है, ये एनालिसिस अगर आपको करना है तो आप इसके ये फीचर के सहारे कर सकते हैं। मैं फिर से बैलेंस शीट में आता हूँ। यहाँ पे हम फिर से F12 कॉन्फ़िगर में जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद में शो वर्किंग कैपिटल को फिलहाल मैं नो करता हूँ। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है टैली ने, मेथड ऑफ शोइंग बैलेंस शीट। मेथड ऑफ शोइंग बैलेंस शीट बाय डिफॉल्ट लायबिलिटीज लेफ्ट में रहता है और एसेट राइट में रहता है, लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हैं। एसेट और लायबिलिटी हम इस तरह से भी ले सकते हैं, मतलब लेफ्ट में एसेट और राइट में लायबिलिटीज। आप शायद
अचंभित हो जाएंगे अभी कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसी क्यों ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए एसेट जो है वो लेफ्ट में है और लायबिलिटीज़ राइट में है। टैली इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर। टैली ने ये फीचर दे के रखा है कि आप लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ देशों में हो सकता है इसकी ज़रूरत है, इसलिए टैली ने फीचर दिया है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे देश में हम लायबिलिटी हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं और एसेट हमेशा राइट में लिखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं। मैं फिर से F12 कॉन्फ़िगर करता हूँ, इसे हम वापस चेंज कर देते हैं। एक्सक्लूड पर्टिकुलर्स विथ जीरो क्लोजिंग बैलेंस। अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई जीरो क्लोजिंग बैलेंसेस वाले फिगर्स है तो वो जीरो वाले सिर्फ नाम दिखाना है क्या, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया है। यहाँ पे मैं करता हूँ यस, तो अब यहाँ पे जितने भी जीरो होंगे वो हट जाएंगे। जीरो वाले लेजर, जीरो वाले नाम, ये सारे हट जाएंगे। यहाँ पे मैं फिर से अभी इसे नो करता हूँ। अब यहाँ पे जीरो वाला देखिए क्या है, ये ब्रांच डिवीजन, इसमें कोई भी आंकड़ा नहीं है। अगर इसमें आंकड़ा नहीं है, इसमें फिगर नहीं है, तो इसे दिखा के क्या फ़ायदा। तो हम इसे गायब कर सकते हैं। F12 कॉन्फ़िगर करूंगा मैं और एक्सक्लूड पर्टिकुलर्स विथ जीरो क्लोजिंग बैलेंस, इसे मैंने किया यस। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी ये देखिए यहाँ पे ब्रांच एंड डिवीजन लिखा है, इसके सामने कुछ भी फिगर नहीं है। एंटर एंटर एंटर। अब देखिए यहाँ पे ब्रांच डिवीजन यहाँ से गायब हो चुका है। तो यहाँ पे आप जीरो वाले फिगर्स हटा सकते हैं। बहुत बार आपके पास कुछ ऐसे फिगर्स रहेंगे, कुछ ऐसे लेजर्स के नाम रहेंगे जहाँ पे कुछ भी फिगर नहीं है, जीरो है, तो बेवजह वो सारे जीरो वाले नाम, जीरो वाले ग्रुप के नाम, जीरो वाले लेजर्स के नाम दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम उसे हटा सकते हैं। मैं फिर से F12 कॉन्फ़िगर करता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है अपीयरेंस ऑफ नेम्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन मुझे दिए हैं। अलियाज पहले आएगा और नेम बाद में आएगा, अलियाज ओनली, नेम पहले आएगा, अलियास बाद में ब्रैकेट में आएगा, और नेम ओनली। तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ नेम ओनली। जब भी आप टैली में लेजर का नाम क्रिएट करते हैं तो लेजर के नाम के साथ में आप अलियास ले सकते हैं, उर्फ ले सकते हैं, सेकेंड नेम, अल्टरनेटिव नेम। तो वो अल्टरनेटिव नेम भी आपको प्रिंट करना है क्या या डिस्प्ले करना है क्या, ये ऑप्शन यहाँ पे टैली ने दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ नेम ओनली, तो हम नेम ओनली रखेंगे। अगर आपको अलियास भी साथ में चाहिए तो आप ले सकते हैं अलियास यहाँ पे। अब ये अलियास आता कैसे है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल हम इसे चेंज नहीं करेंगे, मैं इसे एस्केप करता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर करने के बाद ये ग्रुप अल्ट्रेशन में आ गया। यहाँ पे देखिए ग्रुप के नाम के नीचे लिखा है अलियास। अब इसे मैं लिखता हूँ ओनर्स फंड। कैपिटल का मतलब ही ओनर्स फंड होता है। मैं एंटर 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 करूँगा और इसे करूँगा सेव। तो ये अल्टरनेटिव नेम हो गया, कैपिटल के लिए अल्टरनेटिव नेम हो गया, ओनर्स फंड, ओनर्स मनी, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं करता हूँ यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगर, और F12 करने के बाद में यहाँ पे मैं लेता हूँ अलियास ओनली। तो हमने अलियास में दिया था ओनर्स फंड, तो अब ओनर्स फंड आना चाहिए। एंटर करूंगा मैं। अब देखिए यहाँ पे लिख के आ गया, यहाँ पे कैपिटल नाम नहीं लिख के आ रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है ओनर्स फंड। तो जो मैंने अलियास में दिया था वो यहाँ पे आ रहा है ओनर्स फंड। अब मैं फिर से F12 करता हूँ। F12 करने के बाद अभी मैं करूँगा अलियास पहले और ब्रैकेट में नेम। एंटर एंटर करूँगा मैं। अब देखिए ओनर्स फंड पहले लिख के आ रहा है और ब्रैकेट में कैपिटल अकाउंट लिख के आ रहा है। फिर से मैं करता हूँ यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगर। अब यहाँ पे नेम पहले आएगा और अलियास बाद में आएगा। एंटर। अब देखिए अब कैपिटल अकाउंट पहले लिख के आ रहा है और ब्रैकेट में मैंने जो अलियास में दिया था, उर्फ में दिया था, वो यहाँ पे लिख के आ रहा है। ये अलियास मतलब क्या होता है? अलियास मतलब जैसा बच्चों के घर पे नाम अलग होते हैं, घर के नाम पिंटू, मुन्ना, बबली, चिंटू, चिंकी, रिंकी, पिंकी, स्कूल में ये नाम नहीं होते हैं, स्कूल के रिकॉर्ड में नाम अलग होते हैं। तो ऑफिशियल नेम जो है वो अलग है, घर का नाम अलग है। तो आप बच्चे को किसी भी नाम से बुलाओ, चाहे उसे मुन्ना बुलाओ, चाहे बबलू बुलाओ, चिंटू बुलाओ, वो आएगा। उसे रमेश, सुरेश, महेश आप आवाज़ दोगे, जो भी उसका नाम है, तब भी आ जाएगा। तो यही सिस्टम है टैली में, आप अलियास यूज़ कर सकते हैं। फिर से मैं करता हूँ F12 कॉन्फ़िगर।
अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, यहाँ पे मैं नेम ओनली वापस लेता हूँ, स्केल फैक्टर फॉर वैल्यूज। स्केल फैक्टर फॉर वैल्यूज ये क्या होता है? स्केल फैक्टर फॉर वैल्यूज मतलब आपकी जो बैलेंस शीट है अगर उसमें आंकड़े बहुत बड़े हैं तो आप उसे छोटा कर सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। मैं आपको एस्केप करके दिखाता हूँ। अब ये बैलेंस शीट में आंकड़े बड़े नहीं है, छोटे आंकड़े हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मान के चलिए कि ये आंकड़े अगर हजारों करोड़ में होते तो आप इसे पढ़ नहीं पाते। अगर आप रिलायंस की बैलेंस शीट देखेंगे तो वहाँ पे आपको 2,27,000 करोड़ इतना सेल्स दिखेगा, 2,27,000 करोड़। अब ये अगर पूरा आंकड़ा मैं लिखूंगा तो ये पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, तो वहाँ पे आंकड़े को छोटा कर सकते हैं आप किस तरह से। अब ये यहाँ पे 32 लाख का आंकड़ा दिख रहा है, इसे मैं छोटा कर सकता हूँ पढ़ने के लिए। स्केल फैक्टर फॉर वैल्यूज यहाँ पे मैं करता हूँ इसे थाउजेंड्स, तो 32 लाख डिवाइडेड बाय 1000 ये जो फिगर है यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप देखिए ये आंकड़ा हो गया छोटा। अब ये 100 मतलब 3 जीरो हटा दिया है मैंने यहाँ पे, 100 के ऊपर अगर आप 3 जीरो लिखेंगे तो ये 1 लाख हो जाएगा। ये 3,270 रुपये मतलब इसे 3 जीरो ऐड करेंगे तो ये 32 लाख हो जाएगा। अब इसे मैं फिर से करता हूँ कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर करने के बाद इसे मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल लैक्स में, तो अब देखिए क्या होगा। ये 1 लाख, ये 11 लाख, ये 3 लाख, ये 2,000, ये 16 लाख और नीचे 32 लाख, ये टोटल आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये अभी मेरी बैलेंस शीट जो है, ये बैलेंस शीट यहाँ पे लिखा भी है ऊपर फिगर्स इन लैक्स, तो ये अभी आप पढ़ सकते हैं आसानी से। अगर आपको रिलायंस की बैलेंस शीट देखना है तो आपको रिलायंस की बैलेंस शीट देखने के लिए यहाँ पे करोर्स में ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो बैलेंस शीट आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। अब आप देखिए कि करोर्स में ये 0.33 करोड़ आ गई बैलेंस शीट की टोटल। तो ये इस तरह से भी आप एनालिसिस बैलेंस शीट का कर सकते हैं। ये F12 बहुत ही काम की चीज़ है। यहाँ पे मैं वापस उसे कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब जैसा एब्सोल्यूट आंकड़ा है, एब्सोल्यूट फिगर, वही फिगर यहाँ पे आ जाएगा। शो बेस करेंसी सिंबल, अब इसे भी मैं येस कर सकता हूँ। येस करके देखते हैं क्या होता है। तो अब येस करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहा है बेस करेंसी सिंबल इन INR, ये रुपीज़ में आपकी बैलेंस शीट दिख रही है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप मल्टी करेंसी अकाउंटिंग कर सकते हैं। आपकी ब्रांचेस जो है वो अलग अलग देशों में हो सकती है, अलग अलग देशों के साथ में आपका ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो आपकी एक ब्रांच है USA में, दूसरी ब्रांच है जापान में, तीसरी ब्रांच है दुबई में, तो वहाँ की लोकल बैलेंस शीट अलग अलग बनेगी। वहाँ की बैलेंस शीट लोकल करेंसी में बनेंगी। जापान की बैलेंस शीट येन में, अमेरिका की बैलेंस शीट डॉलर में, दुबई की बैलेंस शीट वहाँ की करेंसी जो है धीराम वहाँ पे उसमें बैलेंस सकती है। तो अलग अलग टाइप की आपकी बैलेंस शीट बन सकती है। तो टैली में अगर आप मल्टी करेंसी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप डिस्प्ले करवा सकते हैं कि आपकी बैलेंस शीट कौन सी करेंसी में बन रही है। अगर आप इसे F12 करके नो करेंगे तो क्या होता है, देखिए ये नो करने के बाद यहाँ पे जो लिखा था वो गायब हो गया है। तो अभी हमने आज यहाँ तक F12 फॉर बैलेंस शीट ये हमने यहाँ तक देख लिया कि बैलेंस शीट में आप F12 से किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो F12 इन बैलेंस शीट। इसके बारे में मुझे आशा है कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा आज। इसी तरह के हमारे और भी वीडियोस है सिर्फ F12 की के बारे में, F12 की इन बैलेंस शीट, F12 की इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, F12 की इन ट्रायल बैलेंस, F12 की इन लेजर। तो हम ये F12 से क्या क्या कर सकते हैं ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे एक एक करते हुए अलग अलग वीडियोज़ में। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और इसे आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।